Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Tusharka Dubey and from today onwards I am going to start with our minor law series where I will be covering all those minor subjects that are part of UP, Rajasthan and Delhi Judicial Services exams. In today's class, we will be starting with our first minor law subject, that is Protection of Women from Domestic Violence Act 2005. So let us start with our first class. प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इसको स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है। तो देखिए, एनी वायलेंट एक्ट विच इज कमिटेड अगेंस्ट अ वुमन एंड विच इज कमिटेड विद इन द फैमिली। ठीक है, तो ये दो जो कंडीशंस अगर फुलफिल होती हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, डोमेस्टिक वायलेंस कहलाता है। और उस एक्ट के अगेंस्ट आपको रेमेडी कहाँ पे मिलेगी, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो कोई भी वायलेंट एक्ट अगर वुमेन के अगेंस्ट हो रहा है और विद इन फैमिली हो रहा है तो उसके अगेंस्ट अगर आप रेमेडी लेना चाहते हो तो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर आप मल्टीपल यहाँ पे रेमेडीज प्रोवाइड की गई हैं जो कि आप जाके अप्लाई कर सकते हो और कोर्ट से जाके ग्रांट करवा सकते हो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हमारा एक्ट को पढ़ना। देखिए, किसी भी माइनर एक्ट को पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें उसके बारे में पता होनी चाहिए, जैसे कि उसका एनफोर्समेंट डेट क्या है, अडॉप्शन डेट क्या है, टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं, नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं और उसका एक्ट नंबर क्या है। तो जब आप कोई भी माइनर एक्ट स्टार्ट करें तो उसके पहले ये 5 चीज़ें उसके बारे में ज़रूर नोट कर लें, क्योंकि प्रिलिमिनरी एग्जाम में ये जो चीज़ें हैं वो आपकी ज़रूर पूछी जाती हैं और ये आपके क्वेश्चंस जो आते हैं हमेशा माइनर एक्ट से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो डोमेस्टिक टू प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है। इसका एनफोर्समेंट डेट क्या है, 26 अक्टूबर 2006। अडॉप्शन डेट क्या है, 13 सितंबर 2005। देखिए, एनफोर्समेंट डेट कौन सी होती है, वो डेट जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ये एक्ट पास हो चुका है और अब इस दिन से इस एक्ट को हम एनफोर्स कराएंगे ऑल ओवर इंडिया। एडॉप्शन डेट कौन सी होती है, जिस दिन एक्चुअली में वो एक्ट पास हुआ होता है और जिस दिन उसको प्रेसिडेंट से असेंट मिलता है। तो जिस दिन प्रेसिडेंट से असेंट मिला वो डेट थी इसकी अडॉप्शन डेट 13 सितंबर 2005 और एनफोर्समेंट डेट है 26 अक्टूबर 2006। ये ध्यान रखिएगा, ये 2006 है और ये 2005 में अडॉप्ट हुआ था। ठीक है, इसके बाद आते हैं टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं, इसमें 37 सेक्शंस हैं। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं, 5 चैप्टर्स हैं। और नंबर ऑफ एक्ट नंबर क्या है, 43 ऑफ 2005। तो ये हमारी जो बेसिक इंफॉर्मेशन हैं ये आपको हर एक्ट के बारे में पता होनी चाहिए कोई भी माइनर एक्ट को पढ़ने से पहले। देखिए, इसके बाद समझते हैं कि हमारा प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट किस नेचर का एक्ट है। तो ये एक क्वाजी क्रिमिनल नेचर का एक्ट है। क्यों, क्योंकि इसमें जो हमारी रेमेडीज दे रखी हैं वो किस वे में दे रखी हैं, रिलीफ के वे में, कॉम्पनसेशन के वे में, ठीक है, और प्रोटेक्शन के वे में। तो और यहाँ पे सिर्फ 2 ही सेक्शन ऐसे हैं जिसमें आपकी पनिशमेंट के बारे में बताया गया है, जैसे कि सेक्शन 31 एंड 33। इसके अलावा जितनी भी रेमेडीज आपकी दे रखी हैं वो आपकी किस किस वे में दे रखी है, कॉम्पनसेशन, प्रोटेक्शन या रिलीफ के वे में दे रखी है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाजी क्रिमिनल नेचर का। इसका क्या मतलब हुआ, बोथ सिविल एंड क्रिमिनल नेचर। ठीक है, तो ये जो एक्ट है हमारा बोथ सिविल एंड क्रिमिनल नेचर का एक्ट है, जिसमें हमारी दोनों ही सिविल नेचर की भी रेमेडीज दे रखी हैं और क्रिमिनल नेचर की भी रेमेडीज आपको प्रोवाइड की गई है। इसके बाद हम आते हैं इसकी डेफिनेशंस के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, मैं आपको पूरा एक्ट में आपको वो सेक्शंस बताऊंगी जो एक्चुअली में जिससे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। हम आप चाहें तो अपना जो बैरेक्ट है अपने सामने रख सकते हैं ताकि आप समझ सकें कि जो मैं यहाँ बता रही हूँ उसमें आप अपना जो बैरेक्ट है उसमें वो सेक्शंस खोल के देख सकते हैं और उसको मार्क कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने नोटबुक में ये जो सामने मैंने आपको नोट्स बना के दिए हैं इसको आप उसमें नोट भी कर सकते हैं, शॉर्ट नोट के जैसे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेशन से। तो सबसे पहली डेफिनेशन जो आपको याद रखनी है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में वो है सेक्शन 2A।
2A क्या बात करता है, अग्रीव पर्सन। अब अग्रीव पर्सन कौन होगा, यानी कि जिसके अगेंस्ट कोई वायलेंस एक्ट हुआ होगा, वायलेंट एक्ट हुआ होगा। तो जिसके अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है उसको ही हम अग्रीव पर्सन बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट अब अग्रीव पर्सन किसको बोलेंगे, कौन होगा। तो सबसे पहली कंडीशन कि वो एक वुमन होनी चाहिए, यानी कि ये एक्ट जेंडर न्यूट्रल एक्ट नहीं है। ये एक्ट सिर्फ किसके अगेंस्ट किसके लिए है, वो है वुमेन के अगेंस्ट। और किसके अगेंस्ट अप्लाई होता है वो भी हम आगे पढ़ेंगे, रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट। तो ये एक्ट एनफोर्स कौन करा सकता है, सिर्फ वुमेन ही करा सकती है अगर उसके अगेंस्ट कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, जो कि किस में रह रही है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह रही है। और इसके अलावा क्या आपकी थर्ड कंडीशन है कि उसके अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस होना चाहिए। तो जैसा कि अभी हम आगे पढ़ेंगे कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप होता क्या है, अभी हम आगे की डेफिनेशन में समझेंगे कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या होता है। इसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस मैंने आपको बताया है कि ऊपर क्या होगा डोमेस्टिक वायलेंस में, लेकिन इसके अलावा जो हमारा सेक्शन 3 है वो बताता है आपको कि डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन क्या होगी अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ते हैं सेकंड जो आपकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है वो है सेक्शन 2Q। अब 2Q मैं इसलिए पहले पढ़ा रही हूँ क्योंकि अब हमने पहले यहाँ पे पढ़ा कि कौन केस फाइल कर सकता है, तो हम इसीलिए साथ साथ इसके पढ़ लेते हैं किसके अगेंस्ट आप केस फाइल कर सकते हो। तो रिस्पोंडेंट कौन होगा, तो देखिए जब आप डेफिनेशन अपने बेयर एक्ट में देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है एनी अडल्ट मेल पर्सन, ठीक है। लेकिन अब क्या ये एक्ट सिर्फ अडल्ट मेल पर्सन के अगेंस्ट ही आप अप्लाई कर सकते हो। अगर मान लो किसी अडल्ट फीमेल पर्सन ने आपके अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस किया हो तो क्या होगा, क्या फिर आपकी ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, नहीं। तो एक केस है इसमें आप नोट कर लीजिएगा, ये आपके सामने दिख रहा होगा, हीरालाल हरसोरा वर्सेस कुसुम हरसोरा। इस केस में क्या बोला गया था, कोर्ट ने बोला कि जितने भी जो आपका ये जो डेफिनेशन दे रखी है रिस्पोंडेंट की, इसमें जो अडल्ट मेल पर्सन है ये एक लूपहोल क्रिएट कर रहा है आपकी रिस्पोंडेंट की डेफिनेशन में। और फिर आपका जो ये एक्ट है जिस पर्पस से लाया गया है वो पर्पस सॉल्व नहीं हो करेगा अगर हम इस एक्ट को सिर्फ और सिर्फ अडल्ट मेल पर्सन के अगेंस्ट ही अप्लाई करें तो। क्यों, क्योंकि सपोज अगर कोई एक्ट कर रहा है वो अडल्ट मेल पर्सन खुद से नहीं कर रहा है, किसी और से करवा रहा है, सपोज किसी फीमेल को आगे रख के करा रहा है या किसी चाइल्ड को आगे रख के करा रहा है, तो क्या फिर उसके अगेंस्ट ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। तो इसीलिए इस केस में हीरालाल हरसोरा वर्सेस कुसुम हरसोरा केस में कोर्ट ने अडल्ट मेल पर्सन वर्ड को क्या किया था, स्टक डाउन कर दिया था और बोला गया था ये एक्ट जो होगा वो एनी पर्सन के अगेंस्ट अप्लाई हो सकता है, यानी कि रिस्पोंडेंट कैन बी एनी पर्सन एंड नॉट नेसेसरीली बी अडल्ट मेल पर्सन, ठीक है। तो ये जो केस है ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, हीरालाल हरसोरा वर्सेस कुसुम हरसोरा। इसके बाद थर्ड डेफिनेशन जो आपकी इंपॉर्टेंट है वो है सेक्शन 2S। 2S क्या बात करता है, शेयर्ड हाउस होल्ड के बारे में बात करता है। अब देखिए जो भी अग्रीव पर्सन और जो आपके रिस्पोंडेंट होते हैं ये लोग कोई ना कोई एक हाउस होल्ड शेयर कर रहे होंगे जहाँ पे ये दोनों लोग साथ में रहते होंगे, ठीक है। तो इसीलिए तो उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तभी तो वो एक फैमिली है और उस फैमिली के अंदर उनके अगेंस्ट जो हो रहा है डोमेस्टिक वायलेंस वो कर रहे हैं और किसी के अगेंस्ट वो हो रहा है। तो इसीलिए 2S आपकी डेफिनेशन जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है शेयर्ड हाउस होल्ड की। इस डेफिनेशन में आपको दो चीजें इंपॉर्टेंट है याद रखनी है, जो कि है कि शेयर्ड हाउस होल्ड कैसा भी हाउस होल्ड हो सकता है, चाहे वो ओन्ड हो चाहे वो टेनेंटेड हो, यानी कि अग्रीव पर्सन या रिस्पोंडेंट कोई दोनों में से उसको उसका ओनर हो या फिर उन दोनों में से किसी ने भी उसको टेनेंसी पे ले रखा हो, ठीक है। तो दोनों ही केस में उसको हम शेयर्ड हाउस होल्ड बोलेंगे। लेकिन इस पे एक केस है, इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट केस है ये, आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि कोई केस अगर मान लो उसमें पूछा जाए तो ये आपका शेयर्ड हाउस होल्ड जिसके बारे में बताया गया था, प्रभा त्यागी वर्सेस कमलेश। प्रभा त्यागी वर्सेस कमलेश केस में कोर्ट ने क्या बोला था कि इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर अग्रीव पर्सन टू रिसाइड विद द रिस्पोंडेंट। तो अगर कोई शेयर्ड हाउस होल्ड है, सपोज वहां वो किसके पास है, अग्रीव पर्सन के पास है या फिर रिस्पोंडेंट उसका ओनर है, तो जरूरी नहीं है कि दोनों वो हाउस होल्ड को शेयर कर रहे हैं। हो सकता है कि वो कभी कभी वहां आते हो और उसके बाद वहां पे साथ में रहते हो और उसके बाद वो चले जाते हो। तो इसीलिए इस केस में बोला गया था कि जरूरी नहीं है कि ये दोनों एक्चुअली वहां पे रिसाइड करते हो तो ही आपका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट उस पर अप्लाई होगा, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगा। कोर्ट ने बोला था इस केस में प्रभा त्यागी वर्सेस कमलेश में
कि अगर दोनों पर्सन एक्चुअली रिसाइड नहीं भी कर रहे हैं तो भी उसको हम शेयर्ड हाउस होल्ड ही बोलेंगे, और इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर अग्रीड पर्सन टू एक्चुअली रिसाइड विद दोज पर्सन अगेंस्ट हुम द रेमेडी सॉट। ठीक है, तो ये आपका जो एक्ट है इसमें आपकी ये 3 डेफिनेशन अभी इंपॉर्टेंट है। इसके आगे चलते हैं, कौन सी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। इसके आगे की डेफिनेशन है आपकी 2F। देखिए 2F अब आपकी किसके बारे में बात करती है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि कोई भी अग्रीव पर्सन और रिस्पोंडेंट जो है, अग्रीव पर्सन जिसके लिए ये एक्ट बनाया गया है वो किस में होना चाहिए, डोमेस्टिक रिलेशनशिप में होना चाहिए, तभी वो इस एक्ट के अंदर अप्लाई कर सकता है। तो अब डोमेस्टिक रिलेशनशिप में कौन हो सकते हैं, तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप का मतलब इस अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट है कंसैंग्विनिटी के अंदर क्या होना चाहिए, या फिर मैरिज के वे में होना चाहिए, या फिर मैरिज के इन नेचर ऑफ मैरिज भी हो सकता है, या फिर अडॉप्शन के वे में होना चाहिए। तो कोई भी पर्सन, दो लोग जो कि कंसैंग्विनिटी, मैरिज या फिर अडॉप्शन, इन तीनों वे में किसी इन तीनों वे में से किसी एक में से अगर रिलेशनशिप में है तो उसको हम क्या मानेंगे, डोमेस्टिक रिलेशनशिप मानेंगे अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। ठीक है, अब ये देखिए आप इसमें पढ़ेंगे कि यहाँ पे एक और चीज दे रखी थी, मैरिज के साथ साथ लिखा हुआ है इन नेचर ऑफ मैरिज। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा अपने एक्ट में, इन नेचर ऑफ मैरिज। अब इन नेचर ऑफ मैरिज क्या होता है, मैरिज तो आपको पता है दोनों लोग की शादी हो गई है इसीलिए उनके अगेंस्ट वो लोग एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है। तो अब इन नेचर ऑफ मैरिज में हम क्या कवर करेंगे, तो एक केस है इस पे, इसको नोट कर लीजिएगा, डी वेलुस्वामी वर्सेस डी पचैम्मल 2011 का केस है। डी वेलुस्वामी वर्सेस डी पचैम्मल, ये केस है 2011 का, जिसमें कोर्ट ने बताया था कि इन नेचर ऑफ मैरिज में हम क्या और कवर कर सकते हैं, लिव इन रिलेशनशिप को भी हम कवर करेंगे, क्योंकि वो भी तो एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप ही तो है, दो लोग एक साथ एक घर में एक साथ रह रहे हैं। और कैसे वे में रह रहे हैं, इन नेचर ऑफ मैरिज में रह रहे हैं, यानी कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, जो कि दिखने में कैसा लगता है, एक मैरिज की तरह ही है, जिसके सारे वो क्राइटेरिया फुलफिल करता है जो कि एक मैरिज के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसीलिए इस केस में कोर्ट ने एक्सप्लेन किया था कि अगर किसी लिव इन रिलेशनशिप को हम इन नेचर ऑफ मैरिज में लेके आना चाहते हैं तो आपके ये 4 क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए, जो कि क्या होंगे कि एक तो वो जो पर्सन है, जो दो लोग हैं, वो दोनों सोसाइटी में अपने आप को एज अ कपल इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, देखिए कपल इंट्रोड्यूस करेंगे तो ही उनको हम मानेंगे कि वो एक लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। दूसरा, दोनों की जो एज होनी चाहिए वो लीगल एज होना चाहिए। ठीक है, तो लीगल एज होगी तो ही हम मानेंगे, क्योंकि अगर वो लोग माइनर हैं तो फिर तो वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई माइनर हो जाएगा तो वो तो अनलॉफुल एक्ट हो जाएगा ना। तो इसीलिए उन दोनों की एज जो है लीगल एज होनी चाहिए टू मैरी ईच अदर। उसके बाद जो थर्ड आपकी कंडीशन है वो है कि वो अदरवाइज भी क्वालिफाइड होना चाहिए। अदरवाइज क्वालिफाइड का क्या मतलब हुआ, कि आपने हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ा होगा, तो उसमें मैरिज के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आपका जो सपिंडा है उस रिलेशनशिप में आपका नहीं होना चाहिए, या फिर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए कोई भी मैरिज अगर आपकी हो रही है तो अगर दो लोग हैं जो सपिंडा रिलेशनशिप में आते हैं या फिर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं तो वो दोनों एक दूसरे से मैरिज नहीं कर सकते। तो अगर ऐसे कोई दो लोग हैं तो फिर आपका ये लिव इन रिलेशनशिप में वो लोग नहीं कहलाएंगे। लेकिन अगर वो इन सब सारी कंडीशंस को क्वालिफाई करते हैं जो कि एक लॉफुल मैरिज के लिए एप्लीकेबल है, तो उस केस में आपका क्या होगा, उसको हम मानेंगे लिव इन रिलेशनशिप में कंसिडर करेंगे। और फोर्थ आपकी जो कंडीशन है वो होगी आपकी कि उन लोगों ने वॉलंटरली कोहैबिट किया होना चाहिए, यानी कि इनवॉलंटरीली हो जाएगा तो फिर वो आपका अनलॉफुल एक्ट हो जाएगा, फिर तो वो रेप के केस में कंसिडर किया जाएगा। तो वॉलंटरली अगर वो कोहैबिट कर रहे हैं तो उस केस, और वो भी एक सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ये नहीं होना चाहिए कि एक दिन किसी दिन कोहैबिट कर लिया है तो हम मान लेंगे कि वो एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है ना। तो अगर मान लीजिए किसी ने अपने घर में मतलब किसी उसको कॉन्क्यूबाइन को भी रख रखा है, तो उस केस में आपका क्या होगा कि क्या वो उसको भी हम कंसिडर करेंगे कि वो एक आपका वॉलंटरी कोहैबिट होगा। क्यों, वो नहीं माना जाएगा आपके डोमेस्टिक रिलेशनशिप में, क्योंकि वो सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं रखा गया है। तो इसीलिए
कोई भी अगर वॉलंटरीली कोएबिट कर रहा है फॉर द सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम, तो ही आपका उसको हम कवर करेंगे लिव इन रिलेशनशिप में। तो ये आपका जो केस है इसमें आपका एक्सप्लेन किया गया था कि लिव इन रिलेशनशिप को हम कब इन नेचर ऑफ मैरिज मानेंगे अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। इसके बाद आप बताइए कि एक और इसमें केस है कि क्या टेस्ट होगा देखने के लिए कि लिव इन रिलेशनशिप एक इन नेचर ऑफ मैरिज आपका कहलाएगा। तो देखिए, एक आपका जो केस है वो होगा इंदिरा शर्मा वर्सेस वी शर्मा। इंदिरा शर्मा वर्सेस वी शर्मा 2013 का केस है। इसमें कोर्ट ने कुछ फैक्टर्स को बताया था जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं कि क्या एक लिव इन रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ मैरिज है या नहीं है। तो ये सारी कंडीशंस हैं जो आपको देखो स्क्रीन पे आपके दिख रही होंगी। क्या लिखा हुआ है कि ये जब कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी जिससे हम चेक कर सकते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप है कि नहीं है। तो एक तो ड्यूरेशन ऑफ पीरियड यानी कि सिग्निफिकेंट टाइम के लिए वो लोग एक साथ जो है होने रिलेशनशिप में होने चाहिए। शेयर्ड हाउस होल्ड, एक हाउस होल्ड उन्होंने शेयर किया होना चाहिए, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था शेयर्ड हाउस होल्ड की जो डेफिनेशन है उसको फुलफिल करा होना चाहिए। इसके बाद पूलिंग ऑफ रिसोर्सेस एंड फाइनेंशियल अरेंजमेंट, यानी कि दोनों लोग ऐसे एक साथ रहने चाहिए कि उन लोगों ने अपने फाइनेंशियल अरेंजमेंट भी शेयर कर रखे हैं, अपने रिसोर्सेज भी शेयर कर रखे हैं, यानी कि कोई आधी चीज़ें घर में कर रहा है, कोई दूसरी चीज़ें घर में कर रहा है, तो उन लोग का जो रहने का तरीका है वो एक ऐसा होना चाहिए जैसे एक मैरिड कपल रहते हैं। इसके बाद डोमेस्टिक अरेंजमेंट भी उनका वैसा ही होना चाहिए जैसे एक मैरिड कपल का होता है। इसके नेक्स्ट कंडीशन कोर्ट ने क्या बताई थी, बोला था सेक्सुअल रिलेशनशिप, तो उनके बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप भी होना चाहिए जो कि वॉलंटरली होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई विदाउट कंसेंट हो रहा है या फिर इनवॉलंटरली हो रहा है। तो वॉलंटरली अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप है तो भी हम उसको इन लिव इन रिलेशनशिप में कंसिडर करेंगे जो कि इन नेचर ऑफ मैरिज मानी जाएगी। इसके बाद उन दोनों के चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, हो सकता है उन दोनों के बच्चे भी हों, भले ही उन लोगों ने शादी नहीं करी है बट साथ में उनके बच्चे हैं। इसके अलावा सोशलाइजेशन इन पब्लिक, यानी वो पब्लिक में भी अपने आप को ऐसे ही इंट्रोड्यूस करते हैं एज इफ दे आर अ मैरिड कपल। और लास्ट वन इज इंटेंशन एंड कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, तो उन दोनों का इंटेंशन क्या है। तो यानी कि वो दोनों जब साथ में रह रहे हैं तो उनका इंटेंशन भी ये है कि हाँ वो दोनों एक दूसरे के साथ एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह रहे हैं, यानी कि वो एक मैरिड कपल की तरह एक दूसरे के साथ रह रहे हैं बट विदाउट अ लॉफुल मैरिज, तो विदाउट अ लीगल मैरिज। तो ये जब कंडीशंस आपकी फुलफिल होंगी तो आप चेक कर सकते हो, तो आपको वो लिव इन रिलेशनशिप कंसिडर किया जाएगा इन नेचर ऑफ मैरिज। तो इसीलिए अगर ऐसी कोई लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो भी हम उसको डोमेस्टिक रिलेशनशिप कहेंगे। और इस केस में अगर किसी भी एक वुमेन के साथ अगर किसी भी एक वुमेन के साथ आपका क्या हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट आप वो जो है ये एक्ट के अंदर जाके अपनी रेमेडी एनफोर्स करा सकती है। इसके बाद हम आते हैं, एक और पॉइंट है डोमेस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन सेम सेक्स पार्टनर। अब मैंने ये तो आपको बता दिया कि लिव इन रिलेशनशिप में अगर आप होगे तो आपका कंसिडर किया जाएगा कि हाँ इन नेचर ऑफ मैरिज है, बट क्या दो पर्सन जो सेम सेक्स के हैं क्या वो भी कंसिडर किए जाएंगे इन नेचर ऑफ मैरिज। तो कोर्ट ने इंदिरा शर्मा वर्सेस जो आपका ऊपर केस मैंने बताया था इंदिरा शर्मा वर्सेस वी शर्मा, सेम केस में कोर्ट ने ये बोला गया था कि नहीं, सेम सेक्स पार्टनर्स जो होंगे अगर वो दोनों एक साथ रह रहे हैं, चाहे वो वॉलंटरली हो चाहे कैसे भी रह रहे हो, चाहे वो बिल्कुल ही मैरिड कपल की तरह रह रहे हो, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो, लेकिन फिर भी उसको हम डोमेस्टिक रिलेशनशिप में कवर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने ऊपर पढ़ा ना कि अग्रीव पर्सन की जो डेफिनेशन है उसमें क्या लिखा है कि उसमें लिखा है कि अग्रीव पर्सन हमेशा कौन होगा, वुमेन होगा, और जो रिस्पोंडेंट होगा वो अदर पर्सन होगा। फिर हाँ एज पर दी एक्ट लिखा हुआ है कि सिर्फ अडल्ट मेल पर्सन होना चाहिए, पर कोर्ट ने उसको जरूर स्टक डाउन कर दिया कि एनी पर्सन हो सकता है, लेकिन ये जो अग्रीव पर्सन होगा वो हमेशा वुमेन होगा। लेकिन सेम सेक्स में तो जरूरी नहीं है ना कि दो वुमेन ही हो सकता है दो मेन भी हो सकते हैं। तो इसीलिए कोर्ट ने यहाँ बोला कि ये एक्ट अभी सेम सेक्स पार्टनर को रिकॉग्नाइज नहीं करता है और उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप आपको समझ आ गया होगा। ये डेफिनेशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपकी पूछी जा सकती है, इसीलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। और ये जो मैंने आपको इसके केस लॉस बताए हैं इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं।
नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी है जो इम्पोर्टेंट है आपकी, वो है सेक्शन 2E। 2E आपका बात करता है DIR, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट जैसे आप और क्रिमिनल केसेस में FIR पढ़ते हो, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। जब भी आपके अगेंस्ट कोई क्राइम होता है, आप पुलिस के सामने जाके क्या रिपोर्ट फाइल कराते हो? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट का फाइल कराते हो। वैसे ही डोमेस्टिक प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में हम क्या फाइल करते हैं? DIR फाइल करते हैं, यानी कि डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। और ये कौन फाइल करता है? ये आपका प्रोटेक्शन ऑफिसर या फिर आपका सर्विस प्रोवाइडर जो है वो आपको इसको फाइल करता है। तो 2E आपका बात करता है DIR। ये आपकी डेफिनेशन सिर्फ ये आपको याद रखना है कि ये 2E में दे रखी है। किसकी डेफिनेशन? डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। इसके बाद हम आते हैं 2K में। 2K हमारा क्या बात करता है? मॉनेटरी रिलीफ के बारे में बात करता है। मॉनेटरी रिलीफ क्या होगा? जो आपके पैसों में आपको कॉम्पनसेशन दिया जा रहा है। तो कोई भी कॉम्पनसेशन जो कि कोई भी मजिस्ट्रेट जो है ऑर्डर कर रहा है ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ द एप्लीकेशन, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मॉनेटरी रिलीफ बोलेंगे। अभी जब आगे ऑर्डर्स, टाइप्स ऑफ ऑर्डर दैट कैन बी पास बाय मजिस्ट्रेट अंडर दिस एक्ट जब हम पढ़ेंगे, तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि मॉनेटरी रिलीफ का जो ऑर्डर है कोर्ट पास कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशंस हैं, यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं। आई होप आपको यहाँ तक डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं हमारा जो एक्ट के आगे के सेक्शंस हैं। देखिए, तो अब क्योंकि हमारा प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस है, तो अब डोमेस्टिक वायलेंस क्या होगा उसको हम यहाँ समझते हैं। ठीक है, तो देखिए डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है? सेक्शन 3 आपका बात करता है। देखिए सेक्शन 3 याद रखिएगा। सेक्शन 3 में हमारा क्या बताया गया है? डोमेस्टिक वायलेंस क्या होगा। तो यहाँ पे आपका डोमेस्टिक वायलेंस में काफ़ी सारी चीज़ें, बहुत ब्रॉड डेफिनेशन दे रखी है, जिसमें हम जो हमारा एक्ट बात करता है डोमेस्टिक वायलेंस में, तो काफ़ी ब्रॉड डेफिनेशन यहाँ पे दी है, जिसमें जो एक्ट है कवर करता है आपका सारे वो हार्म्स, अब्यूज जो कि फिजिकल, सेक्सुअल, वर्बल और इमोशनल इन नेचर है। ठीक है, सभी हार्म्स अगर किसी एक पर्सन, एक वुमेन के अगेंस्ट किया जा रहा है या कोई इंजरी उसको दी जा रही है, चाहे वो हार्म हो, चाहे इंजरी हो, चाहे वो किसी भी टाइप का अब्यूज हो, फिजिकल अब्यूज हो, सेक्सुअल अब्यूज हो, वर्बल अब्यूज हो, इमोशनल हो या फिर इकोनॉमिक हो, तो ये सारे ही केस में आपका जो कोई वायलेंस आपके अगेंस्ट हो रहा है, तो आप ये एक्ट को जाके एनफोर्स करा सकते हो। इसके बाद कोई हरेसमेंट हो रहा है, जिसमें किस टाइप का हरेसमेंट? जिसमें आपके साथ किसी भी वुमेन के साथ क्या किया जा रहा है? अनलॉफुल डिमांड की जा रही है। अनलॉफुल डिमांड मतलब जैसे कि डाउरी, उससे बार बार उससे बोला जा रहा है कि भाई तुम्हारे घर से ये नहीं आया, तुम्हारे घर से वो नहीं आया, जाके अपने घर से बेड लेके आओ, या फिर इतने पैसे हमें चाहिए तभी हम तुम्हें यहाँ रखेंगे, या फिर उसको मार रहे हैं इसलिए क्योंकि उसके घर से कुछ दिया नहीं गया है, या रोज उसको बोल बोल के कि तुम्हारे घर से जो मांगा गया था वो हमको मिला नहीं है। इस टाइप का अगर कोई चीज हो रही है, तो उसको भी हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कवर करेंगे। इसके अलावा अगर कोई थ्रेटन भी कर रहा है ये दोनों चीजें करने के लिए, हार्म और हैरेस करने के लिए कोई अगर थ्रेटन भी कर रहा है, तो भी आपका वो डोमेस्टिक वायलेंस में कवर हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी जो डेफिनेशन है, इसीलिए बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है, जिसमें काफी सारी चीजों को कवर किया गया है। तो ये याद रखिएगा, अपने प्रिलिमिनरी एग्जाम में पूछी जा सकती है कि डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन कहाँ दे रखी है, तो सेक्शन 3 में दे रखी है। क्या क्या चीजें कवर करता है? हार्म, अब्यूज कौन कौन से टाइप के? फिजिकल, सेक्सुअल, वर्बल, इमोशनल और इकोनॉमिक। हरेसमेंट भी, जिसमें अनलॉफुल डिमांड की जा रही हो, और अगर इन दोनों का थ्रेटनिंग भी हो रही है, तो भी आपका ये यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस में कवर होगा। इसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 5। सेक्शन 5 पे आ जाइएगा। अपने एक्ट आप अगर अपने सामने खोल के रखिएगा, उसमें सेक्शन 5 देखिएगा। सेक्शन 5 क्या बताता है? ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर एंड मजिस्ट्रेट। ठीक है, अब ये जो ड्यूटीज हैं आपकी पुलिस ऑफिसर की, सर्विस, अगर कोई भी किसी के अगेंस्ट वो क्या बोलते हैं कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो इन सब की ड्यूटीज क्या होंगी? चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर हो या मजिस्ट्रेट हो, इन सब की ड्यूटीज क्या होंगी? तो ड्यूटीज होंगी आपकी एक तो लीगल, मेडिकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस। ठीक है, तो सर्विस प्रोवाइडर का काम होगा और पुलिस ऑफिसर का काम होगा कि जो भी पर्सन जिसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, उसको लीगल, मेडिकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाए। सेकेंडली,
रिकॉर्ड DIR यानी कि जो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट हमने ऊपर पढ़ा था, उसको रिकॉर्ड करने का जो काम है वो किसका है? पुलिस ऑफिसर का है, सर्विस प्रोवाइडर का है, या फिर आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के सामने भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ठीक है, तो उसकी ड्यूटी होगी जो कि किसको भेजी जाती है? आपकी पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट के पास। तो कौन रिकॉर्ड कर सकता है? सर्विस प्रोवाइडर भी इसको रिकॉर्ड कर सकता है, पुलिस ऑफिसर भी रिकॉर्ड कर सकता है, और अगर सर्विस प्रोवाइडर ने रिकॉर्ड किया है तो वो किसको भेजेगा? पुलिस ऑफिसर को या फिर मजिस्ट्रेट को वो रिपोर्ट जो है फॉरवर्ड कर देगा। इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, एंश्योर शेल्टर हाउस टू अग्रीव पर्सन। तो जो भी शेल्टर, सपोज अगर किसी को घर से निकाल दिया गया है डोमेस्टिक वायलेंस के अगर चक्कर में, या फिर कोई खुद से वहां से निकल के बाहर आया और उसने ये रिपोर्ट फाइल कराई है, तो उसको एक शेल्टर हाउस प्रोवाइड कराने का काम किसका होगा? इन तीनों लोग का होगा। ठीक है, इनको मेडिकल एग्जामिनेशन कराने का भी इन्हीं का काम होगा। और इसके बाद अगर इन लोगों ने कोई भी एक्ट किया है जो कि गुड फेथ में एक्ट किया है, पर उससे कुछ अगर किसी को हार्म भी हुआ है, वो इंजरी भी हुई है, लेकिन अगर वो एक्ट गुड फेथ में किया गया था, तो वो उसके लिए कोई भी, ना तो सर्विस प्रोवाइडर लायबिल होगा या फिर पुलिस ऑफिसर भी लायबिल नहीं होगा। तो ये सारी जो ड्यूटीज हैं वो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि हो सकता है कि आपको ये पूछी जाए आपके एग्जाम में कि क्या क्या ड्यूटीज होती हैं एक सर्विस प्रोवाइडर की, या फिर पुलिस ऑफिसर की, या फिर मजिस्ट्रेट की। तो सर एक तो देखिए सर्विस प्रोवाइडर होता कौन है? तो सर्विस प्रोवाइडर आपका कोई भी हो सकता है, चाहे वो प्राइवेट हो सकता है या आपका जो गवर्नमेंट भी हो सकता है। तो कोई भी पर्सन आपका सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है जो कि किसको, जैसे एनजीओज वगैरह होते हैं, तो किसी ने अगर एनजीओ खोला हुआ है इसी के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो सर्विस प्रोवाइडर में आएगा, क्योंकि वो इसी टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है जिसमें वो जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आते हैं उनको वो देखता है। तो अगर कोई ऐसा सर्विस प्रोवाइडर है तो उनकी ये सारी ड्यूटीज जो है बनती है, और उनको ये जो DIR रिपोर्ट है वो फाइल कर सकते हैं, और किसको फॉरवर्ड कर सकते हैं? पुलिस रिपोर्ट, पुलिस ऑफिसर को या फिर मजिस्ट्रेट को। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट सेक्शन है जो इम्पोर्टेंट है, वो है आपका सेक्शन 9। सेक्शन 9 आपका क्या बात करता है? सेक्शन 9 बात करता है ड्यूटीज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर। अब प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन होता है? देखिए, इसके पहले मैं आपको बता दूं, प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है वो आपको दिखेगा सेक्शन 8। सेक्शन 8 में आप देखोगे अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर जो होता है ये जनरली कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और ये कौन होना चाहिए? एज फार एज पॉसिबल प्रोटेक्शन ऑफिसर मस्ट बी अ वुमन। तो ये एक प्रोटेक्शन ऑफिसर एक गवर्नमेंट ऑफिसर है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और कोशिश की जाती है कि एक वुमेन ही हो जो एक प्रोटेक्शन ऑफिसर की तरह अपॉइंट की जाए। तो ये आपका प्रोटेक्शन ऑफिसर हो गया। आप समझते हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटीज क्या होती है? देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटीज। देखिए, आप यहाँ पे पॉइंट आउट कर लीजिए, ये एक लिस्ट बना लीजिएगा जो आपसे पूछी जा सकती है, क्योंकि जनरली आपको क्या होता है, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं कि आपसे पूछ लिया जाएगा, इनमें से 4 ड्यूटी, 2-3 ड्यूटीज दे दी जाएंगी और चौथी ड्यूटी ऐसी दे दी जाएगी जो प्रोटेक्शन ऑफिसर का काम नहीं है। वैसे ही जब ऊपर सर्विस प्रोवाइडर की ड्यूटीज पूछी जाएंगी तो उसमें भी ऐसी होगा कि हो सकता है 3 ड्यूटीज आपको बोल दी जाए और चौथी ड्यूटी ऐसी हो जो उनकी ड्यूटी यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है। तो इन ड्यूटीज को ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सी ड्यूटीज होती हैं एक प्रोटेक्शन ऑफिसर की। तो देखिए, यहाँ पे आपके लिखा हुआ है असिस्ट द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट को असिस्ट करना, मेक DIR, DIR जो हमने बताया डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, मेक एप्लीकेशन फॉर प्रोटेक्शन ऑर्डर। तो अभी हम आगे प्रोटेक्शन ऑर्डर जब पढ़ेंगे ना, कि जब किसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर भी क्या कर सकता है? प्रोटेक्शन ऑर्डर पास कर सकता है। यानी कि मजिस्ट्रेट तक तो जाएगा ही जाएगा, मजिस्ट्रेट तो पास कर ही सकता है, लेकिन मजिस्ट्रेट तक जाने से पहले प्रोटेक्शन ऑफिसर भी प्रोटेक्शन ऑर्डर को पास कर सकता है। इसके बाद एंश्योर लीगल एड, मेंटेन अ लिस्ट, सेफ शेल्टर होम, आपको शेल्टर होम प्रोवाइड करा जाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ मॉनिटरी रिलीफ। तो अगर किसी मजिस्ट्रेट में अगर आपने कोई एक केस फाइल किया था और मजिस्ट्रेट ने मॉनिटरी रिलीफ अगर आप ग्रांट किया है, तो उसको एग्जीक्यूट कराने का काम भी प्रोटेक्शन ऑफिसर का होता है। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये आपका जो सेक्शन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आपका जो इंपॉर्टेंट है वो है सेक्शन 10। सेक्शन 10 क्या बात करता है? सर्विस प्रोवाइडर के बारे में बात करता है। तो जैसे मैंने आपको बताया सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है?
चाहे वॉलंटरली एसोसिएशन हो सकता है या फिर कंपनी हो सकती है। तो जैसे आपका एनजीओज होते हैं या कोई एसोसिएशन है जो फाउंडेशन है जो कि इसी के लिए काम कर रहा है, जिसमें ये डोमेस्टिक वायलेंस जो एक्ट किसी के अगेंस्ट हो रहा होता है तो उनको वो देखते हैं और उनके बारे में रिपोर्ट करते हैं। तो कोई भी आपका इन जो कंपनी भी हो सकती है या वॉलंटरी एसोसिएशन भी जो होते हैं उनको हम सर्विस प्रोवाइडर मानेंगे, और उनकी जो ड्यूटीज होती हैं वो हमने ऊपर पढ़ी सेक्शन 5 में उसकी ड्यूटीज दे रखी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आपका कौन सा इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 11 ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट। अब ड्यूटीज हमने किस किस की ड्यूटी पढ़ ली, ड्यूटीज ऑफ सर्विस प्रोवाइडर पढ़ ली, जिसमें आपके साथ ड्यूटीज ऑफ मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर भी हमने पढ़ी थी सेक्शन 5 में। उसके बाद हमने सेक्शन कौन सा पढ़ा था, सेक्शन 8 पढ़ा, जो मैंने आपको बताया था अपॉइंटमेंट ऑफ सर्विस प्रोटेक्शन ऑफिसर। प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटीज कहाँ पे दे रखी हैं आपकी, सेक्शन 9 में दे रखी हैं। उसके बाद सेक्शन 10 में क्या बात करता है, सर्विस प्रोवाइडर की बात करता है, और इसकी ड्यूटीज कहाँ दी हमारी पढ़ी थी हमने, सेक्शन 5 में पढ़ ली थी। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 11 में। सेक्शन 11 क्या बात करता है, ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। अब गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी है, प्रोटेक्शन ऑफ, आपने ये तो पास कर दिया प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, अब इसको पब्लिसाइज भी तो करना पड़ेगा, लोगों को इसके बारे में पता भी तो होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी बनती है कि वो इसकी पब्लिसिटी करे कि भाई देखो तुम्हारे अगेंस्ट अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो तुम्हारे पास ये राइट्स हैं। अगर तुमको पता ही नहीं होगा कि तुम्हारे लिए ये राइट्स हैं तो फायदा क्या हुआ इस एक्ट को पास करने का। इसीलिए गवर्नमेंट को ये ड्यूटीज दे रखी है कि भाई तुम इसको पब्लिसाइज करो, पब्लिसिटी करो, इसकी सेंसिटाइजेशन, इसका सेंसिटाइजेशन करो ताकि लोगों के दिमाग में पता चले उनको कि भाई हमारे हमारे लिए भी ये राइट्स दिए गए हैं जिस अगर हमारे अगेंस्ट कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ये जो आपका जितने भी गवर्नमेंट का जो ड्यूटीज बनती हैं वो होती हैं कि आप कोऑर्डिनेट करोगे, जो भी अगर इसकी जो ऑफिसर्स हैं जो काम कर रहे हैं उनके साथ आप कोऑर्डिनेशन बना के रखोगे, और प्रोटोकॉल टू बी पुट इन प्लेस। ये 4 ड्यूटीज जो हैं आपका एक्ट बताता है गवर्नमेंट की ड्यूटीज। ठीक है, इसके बाद हमारा जो आप जो ये सेक्शन आपके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लिख सकते हो क्योंकि मिस नहीं होना चाहिए कुछ भी अगर आप देख रहे हो तो, कि ड्यूटीज ऑफ शेल्टर हाउस हमने ऊपर पढ़ा था ना कि सर्विस प्रोवाइडर और प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटी होती है कि वो लोग शेल्टर हाउस प्रोवाइड करेंगे। तो शेल्टर हाउस तो वो प्रोवाइड कर दिए, पर उन शेल्टर हाउस की भी तो कुछ ड्यूटीज होती हैं कि भाई हमारे यहाँ तुम लेके तो आ रहे हो उस अग्रीड पर्सन को, पर हम उसका ध्यान कैसे रखेंगे, उसका कैसे ख्याल रखेंगे, उसका केयर एंड प्रोटेक्शन कैसे करेंगे। तो वो ड्यूटीज आपकी कहाँ दे रखी हैं, सेक्शन 3 में दे रखी हैं। इसके बाद आता है सेक्शन 7 जो कि बताता है ड्यूटीज ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। तो जैसे मेडिकल एग्जामिनेशन जब आप कराओगे तो पता होना चाहिए कि मेडिकल एग्जामिनेशन आप कैसे कराओगे, तो उनकी मेडिकल फैसिलिटीज की जो ड्यूटीज होती हैं वो ड्यूटीज आपकी सेक्शन 7 में दे रखी हैं। तो 6 और 7 आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं अपने एक्ट में। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, अब हमने आपको बेसिक डेफिनेशंस पढ़ा दिए, कौन कौन ऑफिसर्स होते हैं वो हमने पढ़ लिए, डोमेस्टिक वायलेंस कैसे होता है वो हमने पढ़ लिया, क्या क्या डेफिनेशंस हैं वो हमने पढ़ ली। अब हम आते हैं कंप्लीट प्रोसीजर पे। ठीक है, किसी भी एक्ट अगर कोई किसी महिला के अगेंस्ट कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो जब वो केस कोर्ट में जाके फाइल करेगी अपना DIR रिपोर्ट, जब उसने मतलब डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट जब उसने जाके प्रोटेक्शन ऑफिसर के सामने फाइल कराई और उसने जाके उसको फॉरवर्ड करा मैजिस्ट्रेट को, तो मैजिस्ट्रेट के सामने ये केस आ गया। अब ये केस जब उसके सामने आई, ये एप्लीकेशन जब उसके सामने आई है, तो क्या प्रोसीजर है जो मैजिस्ट्रेट फॉलो करेगा वो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो कंप्लीट जो प्रोसीजर है वो आपका क्या दे रखा है, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं आपके वो हैं आपके, देखिए सेक्शन 12 to 17 एंड 23 एंड 29। ये सेक्शंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं जब आप पढ़ते हो कंप्लीट प्रोसीजर आफ्टर फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। तो देखिए, जैसे ही एप्लीकेशन मैजिस्ट्रेट, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला स्टेप क्या है, जैसे ही एप्लीकेशन मैजिस्ट्रेट के पास आई तो क्या करेगा, सेक्शन 12 क्या बात करता है, सेक्शन 12 बोल रहा है कि जब भी एप्लीकेशन मैजिस्ट्रेट के पास आएगी तो वो क्या करेगा, फर्स्ट हियरिंग कराएगा। सबसे पहली हियरिंग तुरंत कराना है ऐसे। तो फर्स्ट हियरिंग कब होगी, फर्स्ट हियरिंग होगी आपकी 3 डेज के अंदर। 3 डेज, 3 दिन के अंदर आपकी फर्स्ट हियरिंग हो जानी चाहिए जैसे ही मैजिस्ट्रेट के पास वो एप्लीकेशन आती है। इसके बाद जो डिसीजन है, फाइनल डिसीजन, वो 60 डेज के अंदर आ जाना चाहिए।
तो 3 डेज के अंदर जो आपकी फर्स्ट हियरिंग हो जानी चाहिए और 60 डेज के अंदर आपका डिसीजन आ जाना चाहिए। ये 2 पॉइंट आप यहाँ पे ज़रूर मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है? आपको ये आपकी स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। इसके बाद देखिए सेक्शन जो मैंने आपको बताया ना, अगर मान लीजिए किसी के साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, अब वो हम क्या सीआरपीसी में देखिए, हम अगर देखेंगे सीआरपीसी का जो सेक्शन 468 है, वो लिमिटेशन पीरियड के बारे में बात करता है, जिसमें एक लिमिटेड टाइम पीरियड दे रखा है, जिसके अंदर अगर आपके साथ कोई कोई रॉन्गफुल एक्ट हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट कोई क्राइम हो रहा है अगर आपके अगेंस्ट, तो आप उसको जाके रिपोर्ट फाइल करा सकते हो। एक लिमिटेड पीरियड है, जैसे कि अगर किसी कोई एक्ट है जिसकी जो पनिशमेंट है वो 6 महीने तक है, तो 6 महीने से लेकर 1 साल तक ही आप उसको फाइल कर सकते हो। जिसकी जो जिसका जो पनिशमेंट है 1 साल तक है, तो आप 1 साल के अंदर तक फाइल कर सकते हो और 1 साल से 3 साल के अंदर तक फाइल कर सकते हो। और जैसे अगर किसी का पनिशमेंट 3 साल से ऊपर का है, तो उस केस में आप अनलिमिटेड पीरियड के अंदर जो है अपना केस फाइल कर सकते हो। लेकिन क्या ये लिमिटेशन पीरियड जो 468 ऑफ सीआरपीसी में दे रखा है, क्या यहाँ पे एप्लीकेबल होगा? सपोज आपके साथ जो डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था, वो 6 साल पहले हुआ था, क्या आज आप उसकी रिपोर्ट फाइल कर सकते हो? तो ये जो एक्ट है, ये आपके अंदर आपके ऊपर कोई बार नहीं लगाता है। यहाँ पे कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं दे रखा है। आप जब चाहें, जब आपको लगे कि हाँ अब आप रेडी हो अपने उस डोमेस्टिक वायलेंस को रिपोर्ट कराने के लिए, आप उस दिन जा सकते हो और जाके अपना जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसको जाके रिपोर्ट करा सकते हो, ठीक है? तो देयर इज नो लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग ऑफ एनी एप्लीकेशन। अब नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा इम्पोर्टेंट है, वो है सर्विस प्रोवाइडर, सॉरी सेक्शन 13। सेक्शन 13 हमारे बात करता है सर्विस ऑफ नोटिस। सर्विस ऑफ नोटिस क्या होता है? जैसे कि आपने एप्लीकेशन हमने ऊपर पढ़ा कि 3 डेज के अंदर जो है फर्स्ट हियरिंग होगी, 60 डेज के अंदर जो डिसीजन आना है, मजिस्ट्रेट के पास गया। लेकिन जब उसके पास कोई केस आएगा, कोई एप्लीकेशन आएगी, तो पहले सबसे पहले मजिस्ट्रेट का काम क्या है कि वो 2 दिन के अंदर, उस एप्लीकेशन के आने के 2 दिन के अंदर अंदर उसको रिस्पोंडेंट को नोटिस भेजना पड़ेगा, भाई तुम्हारे अगेंस्ट केस फाइल हुआ है। पता कैसे चलेगा वरना रिस्पोंडेंट को कि उसके अगेंस्ट केस भी फाइल हो गया है? तो जैसे ही एप्लीकेशन आएगी, उसके आते ही 2 दिन के अंदर जो मजिस्ट्रेट का काम है कि वो सर्विस ऑफ नोटिस करेगा, किसको? रिस्पोंडेंट को। ये 2 डेज यहाँ पे याद रखिएगा। और उन 2 डेज के बाद विद इन जो 3 डेज जो है आपका एप्लीकेशन के विद इन 3 डेज आपका फर्स्ट हियरिंग हो जानी चाहिए और 60 डेज के अंदर आपका डिसीजन आ जाना चाहिए। इसके बाद आते हैं जो नेक्स्ट है काउंसलिंग सेशन। अब देखिए यहाँ पे आपका काउंसलिंग सेशन का भी एक जो सेक्शन है वो यहाँ पे दे रखा है। जैसे कि मान लीजिए 2 लोगों के बीच में डोमेस्टिक रिलेशनशिप में, शादीशुदा हैं, 2 हस्बैंड वाइफ हैं, उन लोग के बीच में बहुत डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था। तो अब उनके अगेंस्ट हो सकता है कि सुलह भी कराई जा सकती हो, है ना? तो अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये दोनों के जो बीच का मामला है ये समझाया जा सकता है, इन दोनों के बीच में काउंसलिंग कराई जा सकती है ताकि सब कुछ ठीक हो सके, तो उस केस में कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट काउंसलिंग सेशन रखेगा, जो कि कहाँ दे रखा है? सेक्शन 14 में दे रखा है। काउंसलिंग सेशन कितने दिन से, मैक्सिमम कितने दिन के लिए हो सकता है? 2 मंथ्स के लिए। यानी कि एप्लीकेशन जब फाइल हुई है, तो कोर्ट जब एक बार उन लोग को देखेगा, सुनेगा, तो फर्स्ट हियरिंग के बाद अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ पे काउंसलिंग कराई जा सकती है, तो उस केस में कोर्ट मैक्सिमम 2 मंथ्स के लिए काउंसलिंग भी करा सकता है। और अगर उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है, तो उस केस में कोर्ट को जैसा भी ऑर्डर फिट लगता है वो ऑर्डर पास कर सकता है, ठीक है? नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है वो इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 15 क्या बात करता है? सेक्शन 15 बात करता है असिस्टेंस ऑफ वेलफेयर और एक्सपर्ट। तो वेलफेयर एक्सपर्ट, कोई भी अगर आपका वेलफेयर एक्सपर्ट है तो कोर्ट उसका भी असिस्टेंस ले सकता है, जो कि उन दोनों के बीच में जाके जो है सुलह करा पाए या उन दोनों के बीच में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं उसको ठीक करा सके। इसके बाद जो आपका प्रोसीजर है फॉलो किया जाएगा वो है कि अगर मजिस्ट्रेट को ये सही लगता है 16 के अकॉर्डिंग कि दोनों के बीच की जो प्रोसीडिंग है वो कैमरा में होनी चाहिए, तो उस केस में कोर्ट कैमरा में करा सकता है। और या फिर अगर पार्टीज को लगता है कि उन दोनों की प्रोसीडिंग जो हो रही हैं वो कैमरा के अंदर होनी चाहिए, तो उस केस में भी पार्टीज जो है कोर्ट में एप्लीकेशन डाल सकती हैं कि द प्रोसीडिंग विच आर गोइंग ऑन बिफोर द कोर्ट शुड बी हेल्ड इन कैमरा। कैमरा का क्या मतलब हो गया कि जैसे आप ओपन कोर्ट में आपकी प्रोसीडिंग होती है, तो ओपन कोर्ट में क्या होता है, कोई भी आपने प्रोसीडिंग अगर आपने देखी हो,
तो आप जब कोर्ट जाते हैं तो वहाँ पे सब लोग पीछे और भी लोग बैठे होते हैं जिन लोग के केसेस आगे लगे होते हैं, तो वो ओपन कोर्ट कहलाता है जिसमें सब लोग सुन सकते हैं आपके आर्ग्यूमेंट्स को। तो लेकिन क्योंकि ये डोमेस्टिक रिलेशनशिप का केस है, एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस है जिसमें एक परिवार की बात हो रही है, तो हो सकता है कि वो सब जगह ना सुनने में अच्छी लगे। इसीलिए अगर कोर्ट को सही लगता है या फिर अगर पार्टी डिजायर करती है तो उस केस में वो प्रोसीडिंग को कैमरा में भी हेल्ड कराया जा सकता है। इसके बाद आते हैं सेक्शन 17 क्या बात करता है। सेक्शन 17 आपकी बात कर रहा है राइट टू रिसाइड इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड। अगर कोर्ट को सही लगता है तो कोर्ट क्या ऑर्डर पास करेगा कि देखिए अब कोई किसी महिला के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हुआ तो वो क्या करे, वो चाहती है कि वो उसी घर में रहे लेकिन वहां पे उसे कोई ठीक से रहने नहीं दे रहा है और मान लो उसको बार बार निकाल दिया जा रहा है। सपोज उससे डाउरी डिमांड की जा रही थी और बोला गया तुम निकल जाओ अगर जब तक तुम मेरे लिए पैसे लेके नहीं आओगी, जब तक ये दहेज लेके नहीं आओगी तब तक मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगा। तो कोर्ट जो है उसको पास ऑर्डर पास कर सकता है कि नहीं, ये शेयर्ड हाउस होल्ड का जो है राइट होता है किसी भी अग्री पर्सन का कि वो एक साथ वहां पे रह सकता है। ठीक है, अब वो शेयर्ड हाउस होल्ड कौन सा शेयर्ड हाउस होल्ड मानेंगे, तो देखिए एसआर बत्रा वर्सेस तरुण बत्रा का एक केस है, ये इंपॉर्टेंट केस है, इसको ध्यान रखिएगा। 2006 का केस है, क्या आपको यहाँ सामने लिख रहा होगा। हाँ, तो एसआर बत्रा वर्सेस तरुण बत्रा 2006, ये इस केस में कोर्ट ने समझाया था कि शेयर्ड हाउस होल्ड हम किसको बोलेंगे। हमने ऊपर भी पढ़ा है शेयर्ड हाउस होल्ड कौन होगा, तो हमने वहां ये पढ़ा था कि शेयर्ड हाउस होल्ड का मतलब ये नहीं होता कि दोनों लोग साथ में रहे। पर अब शेयर्ड हाउस होल्ड कौन सा कहलाएगा, तो शेयर्ड हाउस होल्ड में हमने पढ़ा था कि ओन्ड होना चाहिए या फिर टेनेंटेड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि वो ओन्ड और टेनेंटेड, सपोज किसी वाइफ के अगेंस्ट कोई अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है ना, एक एक पत्नी है जिसके अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था, तो जो हाउस होना चाहिए या तो उस पत्नी का होना, या तो अग्री पर्सन का होना चाहिए, है ना, ओन या फिर टेनेंटेड, या फिर उसके हस्बैंड का होना चाहिए, है ना, या फिर हस्बैंड के मतलब उसका क्या बोलते हैं, जो भी फैमिली मेंबर अगर वो जॉइंट फैमिली में रह रहा है तो उस जॉइंट फैमिली में का होना चाहिए जिसका हस्बैंड जो है मेंबर है। ठीक है, तो तभी उसको हम शेयर्ड हाउस होल्ड मानेंगे। तो क्या क्या कंडीशन हुई कि या तो अगर किसी वाइफ के अगेंस्ट कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो वो किस शेयर्ड हाउस होल्ड में रहनी चाहिए, उसी शेयर्ड हाउस होल्ड में जिसका जो ओनर है या फिर टेनेंटेड है वो उसका हस्बैंड है, या फिर उस जॉइंट फैमिली का वो हाउस है जिसका उसका हस्बैंड जो है मेंबर है। ठीक है, तभी जो होगा ये शेयर्ड हाउस होल्ड कहलाएगा, अदरवाइज वो शेयर्ड हाउस होल्ड नहीं कहलाएगा। लेकिन इस पॉइंट को कोर्ट ने क्या किया, ओवर रूल कर दिया। किस केस में, सतीश चंद्र आहूजा वर्सेस नेहा आहूजा 2021 का केस है, रिसेंट केस है। सतीश चंद्र आहूजा वर्सेस स्नेहा आहूजा ने कोर्ट ने इसको और ब्रॉड कर दिया, बोला कि भाई शेयर्ड हाउस होल्ड का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हस्बैंड का ही घर होगा तो ही हम मानेंगे कि शेयर्ड हाउस होल्ड है, या फिर हस्बैंड अगर जॉइंट फैमिली में रह रहा है और उसका मेंबर है तो ही हम मानेंगे कि वो शेयर्ड हाउस होल्ड है। कोर्ट ने यहाँ शेयर्ड हाउस होल्ड की डेफिनेशन को और ब्रॉड कर दिया और बोला कि ये सब चीजें तो होंगी ही होंगी, इसको तो वो इंक्लूड करेगा ही करेगा। इसके अलावा अगर कोई शेयर्ड हाउस होल्ड जो कि हस्बैंड के रिलेटिव का भी है ना, तो भी उस केस में क्या होगा, माना जाएगा कि वो एक शेयर्ड हाउस होल्ड में है और वो पर्सन जो था वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में उसके साथ वहां पे रह रहा था। और या फिर अगर कोई वाइफ है तो अगर उसके फादर इन लॉ या मदर इन लॉ का भी अगर वो हाउस है ना, उसके पति के नाम पर नहीं है, हस्बैंड के नाम पर नहीं है, उसकी फादर इन लॉ का है, पर वो रह तो रही थी ना वहां पे उनके साथ, तो उस केस में भी क्या होगा, उसको हम शेयर्ड हाउस होल्ड में कवर करेंगे। तो ये जो आपके दो केसेस हैं इंपॉर्टेंट है, एसआर बत्रा वर्सेस तरुण बत्रा, जिसमें डेफिनेशन में बोला गया कि सिर्फ वो जहाँ पे हस्बैंड का अगर ओन किया हुआ है या हस्बैंड अगर जॉइंट फैमिली का मेंबर है और जॉइंट फैमिली का अगर हाउस है तो ही शेयर्ड हाउस होल्ड होगा। लेकिन सतीश चंद्र आहूजा वर्सेस स्नेहा आहूजा 2021 में कोर्ट ने बोला कि ये सारी चीजों को तो इंक्लूड करेगा ही करेगा शेयर हाउस होल्ड, इसके अलावा किसी रिलेटिव का भी अगर हाउस है और अगर साथ में आप डोमेस्टिक रिलेशनशिप में वहां रह रहे हो तो भी वो शेयर्ड हाउस होल्ड में काउंट होगा। और अगर किसी फादर इन लॉ या मदर इन लॉ का भी अगर वो हाउस है तो भी वो शेयर्ड हाउस होल्ड में काउंट होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। अब बढ़ते हैं आगे। इसके आगे का क्या है प्रोसीजर कि कोर्ट अगर चाहे तो इंटरिम ऑर्डर भी पास कर सकता है। ठीक है,
जैसे कि आपका मान लीजिए एक इंटरिम ऑर्डर यानी कि कोई डोमेस्टिक वायलेंस आपका केस फाइल हुआ है और उस केस के चलते-चलते बीच में कोर्ट को लगा कि भाई तुम्हें वहाँ पे भेज देना चाहिए या फिर कॉम्पेंसेशन दिला देनी चाहिए या तुम्हें रिलीफ मिलना चाहिए किसी भी टाइप का, तो कोई इंटरिम ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द एप्लीकेशन कोर्ट क्या कर सकता है, कोई भी इंटरिम ऑर्डर पास कर सकता है और चाहे तो कोर्ट एक्स पार्टे ऑर्डर भी पास कर सकता है। एक्स पार्टे ऑर्डर का क्या मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए अग्रीव पर्सन ने केस फाइल किया और रिस्पोंडेंट अपीयर ही नहीं हुआ कोर्ट में और उसने अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए ही नहीं, तो उस केस में कोर्ट क्या करेगा, एक्स पार्टे ऑर्डर भी पास कर सकता है और उसी को हम फाइनल ऑर्डर कंसिडर करेंगे। इसके बाद अब अपील की भी यहाँ पे प्रोविजन दे रखा है। सेक्शन 29 क्या बात करता है कि अगर आप चाहो तो अगर जो आपका आपने जो केस फाइल मतलब कोर्ट ने जो भी ऑर्डर पास किया है, मजिस्ट्रेट ने कोई भी ऑर्डर पास किया है, उस ऑर्डर से अगर कोई भी पर्सन अग्रीव्ड है, उस ऑर्डर से किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट सपोज किसी ने कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया कि शेयर हाउस होल्ड करना पड़ेगा या फिर तुम्हें कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। अब वो रिस्पोंडेंट कह रहा है कि मैं लायबल नहीं हूँ कॉम्पनसेशन देने के लिए, तो उस केस में वो क्या कर सकता है, अपील फाइल कर सकता है। कहाँ पर? कोर्ट ऑफ सेशन में। ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन में जाके अपील फाइल हो सकती है और कितने दिन में फाइल करनी होगी? 30 डेज के अंदर। ठीक है, 30 डेज के अंदर कोर्ट ऑफ सेशन में आप जाके अपील फाइल कर सकते हो। कोई भी पर्सन फाइल कर सकता है हु इज अग्रीव्ड बाय द मजिस्ट्रेट्स ऑर्डर। यहां तक आपको समझ में आया? ये पूरा हमारा क्या हो गया, जो सेक्शन है वो इम्पोर्टेंट है आपका, क्योंकि ये आपको बता रहे हैं कंप्लीट प्रोसीजर जो कि फॉलो किया जाता है किसी भी एप्लीकेशन के फाइल हो जाने के बाद जब आपके अगेंस्ट कोई डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हुआ होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन सी रेमेडीज यहाँ पे दे रखी हैं इसके लिए, क्योंकि अब भाई इससे पहले हम लोग एक और चीज पढ़ लेते हैं ज्यूरिसडिक्शन के बारे में। हाँ, देखिए ज्यूरिसडिक्शन क्या है। आप कोई भी केस फाइल करने जाओगे तो सबसे पहले आप इसका केस लेके कहाँ जाओगे? मजिस्ट्रेट, कौन सा मजिस्ट्रेट? मजिस्ट्रेट तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास भी होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी होता है, सेशन कोर्ट मजिस्ट्रेट भी होता है। तो आप किसके अगेंस्ट लेके जाओ, किसके पास अपना केस लेके जाओगे? तो हमारा जो सेक्शन 27 है वो बताता है कि जुरिस्डिक्शन किसके पास है इस एक्ट के केसेस को देखने का, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ठीक है, इन दोनों के पास क्या है, आपके पास जुरिस्डिक्शन है कोई भी उन केसेस को देखने का जो कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंडर फाइल होते हैं। अब आप फाइल कहाँ करोगे केस को? तो जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होगा वो आपका बताया गया है सेक्शन 27 में कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या होगा। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन यानी आप किस जगह ज्योग्राफिकली आप कहाँ पे फाइल करोगे, है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप बॉम्बे में आप रहते थे और बॉम्बे में आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ तो आप आके कानपुर में केस फाइल करोगे, ऐसा तो नहीं होता ना। एक टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होता है। तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का क्या होगा, जहां पे या तो अग्रीव पर्सन रिसाइड करता है परमानेंटली या टेम्परेली या फिर वो वहां पे बिजनेस कैरी ऑन करता है। तो जहां पे भी अग्रीव पर्सन परमानेंटली और टेम्परेली रिसाइड कर रहा है या फिर कैरीज ऑन बिजनेस। सेकेंडली कहाँ पे फाइल कर सकते हो आप, रिस्पोंडेंट जहाँ पे रिसाइड करता है या फिर कैरी ऑन बिजनेस या फिर जहाँ पे भी वो एम्प्लॉयड। ठीक है, तो जहाँ पे वो रिसाइड करता है यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। अग्रीव पर्सन में सिर्फ दिया गया है कि जहाँ पे वो रिसाइड करता है वहां पे आप केस फाइल कर सकते हो, लेकिन रिस्पोंडेंट में दिया हुआ है जहाँ पे वो बिजनेस कर रहा है या फिर जहाँ पे वो एम्प्लॉयड है वहां पे ही आप उसको केस फाइल कर सकते हो। और थर्ड क्या है, जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है ना। दो लोग हैं, कहीं पे भी उनका परमानेंट घर हो, चाहे भी कोई कुछ भी हो, लेकिन कॉज ऑफ एक्शन कहाँ अराइज हुआ, मारा तो उसने आपको कहीं और ही ना। भले ही दो हस्बैंड वाइफ थे, वो रह तो रहे थे आपको बॉम्बे में रहते थे, लेकिन आए वो कानपुर में और अचानक से कानपुर में उनको मन किया एक दूसरे से लड़ाई करने का और हस्बैंड ने 3-4 तमाचे मार दिए हमारे वाइफ के। अब क्या करेंगे? तो अभी कॉज ऑफ एक्शन कहाँ अराइज हुआ, कॉज ऑफ एक्शन तो अराइज हुआ आपका कानपुर में, तो इसीलिए केस कहाँ आप फाइल कर सकते हो, कानपुर में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने आप जो है अपना केस फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो ये 3 जगह है जहां पे अग्रीव पर्सन, रिस्पोंडेंट या फिर कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। ये हो गया आपका जुरिस्डिक्शन। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं कि कौन कौन से ऑर्डर्स, कौन कौन से रिलीफ्स हैं जिसके बारे में हमारा ये एक्ट बात करता है।
क्योंकि अब एक्ट है, उसमें आपको रेमेडीज दे रखी हैं, तो आप रेमेडीज के लिए तो अपने केस फाइल कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या रेमेडीज जो है मजिस्ट्रेट से मिल सकती है। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ रेमेडीज कहाँ कहाँ दे रखी है, सेक्शन 18 से लेकर 22। सेक्शन 18 से लेकर 22 आपकी बात करता है रेमेडीज के और टाइप्स ऑफ ऑर्डर दैट कैन बी पास बाय द मजिस्ट्रेट। क्या क्या है वो, कितने टाइप के हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इसको याद कर लो। सबसे पहला है प्रोटेक्शन ऑर्डर। प्रोटेक्शन ऑर्डर, अगर मान लीजिए किसी के साथ कोई मारा पीटी कर रहा है या कोई फिजिकल हार्म हो रहा है किसी के साथ, तो उसको प्रोटेक्शन ऑर्डर दे सकता है। वो अपने शेयर्ड हाउस होल्ड में भी रह के उसको प्रोटेक्शन दिलाया जा सकता है। तो अगर कोई हस्बैंड कोई महिला है जिसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस किया जा रहा है, तो उसके घर में भी अगर वो रह रही है और साथ में रिस्पोंडेंट भी रह रहा है, तो भी कोर्ट क्या करेगा, प्रोटेक्शन ऑर्डर पास करेगा और उस प्रोटेक्शन ऑर्डर के अंदर आपको प्रोटेक्शन दिलाया जाएगा कोर्ट की तरफ से कि ताकि आपके अगेंस्ट कोई भी वायलेंट एक्ट ना किया जाए। ठीक है, तो एक तो हो गया आपका प्रोटेक्शन ऑर्डर, कहाँ दे रखा है, सेक्शन 18 में दे रखा है। इसके बाद आते हैं सेकेंडली क्या फाइल पास कर सकता है कोर्ट, रेजिडेंस ऑर्डर। यानी कि अगर आपको किसी ने आपके शेयर्ड हाउस होल्ड से निकाल दिया है बाहर, तो उस केस में कोर्ट आपको वापस आपके शेयर्ड हाउस होल्ड में ला सकता है, रेजिडेंस ऑर्डर दे सकता है। क्योंकि आप क्या देखते हो, जनरली हस्बैंड वाइफ हैं, तो वाइफ बहुत कम होता है कि वाइफ के नाम पे वो घर हो, है ना। हस्बैंड के नाम पे ही हमेशा वो घर होता है, या फिर हस्बैंड के पेरेंट्स के नाम पे वो घर होता है, यानी वाइफ के इन लॉज के नाम पे वो घर होता है। वाइफ का खुद का घर होना बहुत ही कम होता है इंडिया में, जनरली नहीं होता है लोगों के पास। तो उस केस में क्या होता है, क्योंकि इसीलिए वाइफ को क्या होता है, घर से निकाल दिया, उनको घर से बाहर फेंक दिया, तो उस केस में क्या होगा कि कोर्ट क्या कर सकता है, उनको रेजिडेंस ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, और कहाँ, सेक्शन 19 में दे रखा है यहाँ पे कि कोर्ट जो है रेजिडेंस, बट ये वुमेन के अगेंस्ट नहीं अप्लाई होता है। यानी कि अगर कोई घर है जो कि किसी महिला का घर है और उस महिला के घर में अगर तुम बोल रहे हो कि मुझे आके रहना है, मुझे आके रहना है, तो उस केस में ये अप्लाई नहीं होगा। यानी कि अगर मान लो मदर इन लॉ का घर है और मदर इन लॉ नहीं चाहती कि मेरे घर में आप रहना चाहो रहो, तो उस केस में कोर्ट उस वहां पे फोर्स नहीं करेगा रेजिडेंस ऑर्डर का। लेकिन इसके अलावा अगर हस्बैंड का वो घर है, खुद का घर है, या फिर उसके इन लॉज का, या फिर जॉइंट फैमिली का घर है, तो उस केस में कोर्ट क्या कर सकता है, उसे रेजिडेंस ऑर्डर दिलवा सकता है। फिर है मॉनेटरी रिलीफ, यानी कि पैसे के लिए कोई भी आपको मॉनेटरी रिलीफ दिलाया जा सकता है, सेक्शन 20 बात करता है। फिर कस्टडी ऑर्डर, यानी कि कोई चाइल्ड की अगर कस्टडी है ना, वायलेंस एक्ट तो कैसे भी हो सकता है ना, बोला यहाँ पे बहुत ब्रॉड डेफिनेशन दे रखी है। इमोशनली भी अगर आपको कोई हरास कर रहा है तो भी वो क्या हुआ, वायलेंस ही तो हुआ, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ। और इमोशनली कैसे, कि आपके बच्चे को अपने पास रख लिया, आपको बोल दिया कि आप यहाँ से निकल जाओ, आपका बच्चा मेरे पास रहेगा, है ना। तो उस केस में क्या होगा, कोर्ट जो है कस्टडी ऑर्डर भी पास कर सकता है और बोल सकता है कि इस बच्चे की कस्टडी आपके पास रहेगी। और इसके अलावा कॉम्पनसेशन ऑर्डर यानी आपको कॉम्पनसेशन भी दिला सकता है। जैसे कि अगर आपके साथ कुछ हुआ है जिसके लिए आपको पैसा मिलना चाहिए, तो उस आपके साथ कोई हार्म हुआ था या आपके साथ कोई इंजरी हुई है या आपके पास इतना पैसे नहीं थे जो आप केस फाइल कर रहे हो, तो उसके लिए कोर्ट क्या करेगा, आपको कॉम्पनसेट कराएगा कि भाई क्योंकि इसकी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ हुई, तो इसके लिए हम तुम्हें कॉम्पनसेशन दिला रहे हैं। तो ये 5 टाइप की जो ऑर्डर्स हैं, ये आपको याद रखनी है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कौन कौन से 5 टाइप के ऑर्डर पास करता है। 5 टाइप के ऑर्डर्स हैं, प्रोटेक्शन ऑर्डर, रेजिडेंस ऑर्डर, मॉनिटरी रिलीफ, कस्टडी ऑर्डर एंड कॉम्पनसेशन ऑर्डर। ठीक है, तो ऐसे आप याद रखिए, इसका शॉर्ट फॉर्म याद रख लीजिए, PRMCC। ठीक है, इससे आपको याद रहेगा कि ये कौन से है, कहां से कहां तक दे रखे हैं, सेक्शन 18 से लेकर 20। ठीक है, ये आपको याद हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें आपको पेनल्टीज क्या दे रखी हैं। तो देखिए, जैसे कि अब रेजिडेंस और ऑर्डर, जितने भी आपको टाइप्स ऑफ ऑर्डर बताए हैं उसमें बाकी सब में तो रेमेडी की जरूरत नहीं, बट एक चीज में रेमेडी यहाँ पे दे रखी, पेनल्टी दे रखी है, जो कि है प्रोटेक्शन ऑर्डर। अगर आपके घर में आपके साथ वायलेंस हो रहा था और उसके अगेंस्ट कोर्ट ने आपके लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर पास किया, तो उस केस में क्या होगा कि आप जाके कोर्ट में क्या करा सकते हो कि
अब प्रोटेक्शन ऑर्डर पास किया गया था, फिर भी आपके अगेंस्ट कोई वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है ना, आपके लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया गया था, फिर भी उसको वायलेट कर रहा है कोई सामने वाला पर्सन, रिस्पोंडेंट जो आपके अगेंस्ट पहले डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा था, उसी के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया गया था, पर फिर भी रिस्पोंडेंट जो है वो उस प्रोटेक्शन ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा है ना। सपोज बोला गया था कि तुम इसके 1 मीटर की दूरी पे ही रहोगे, है ना, कि बोला गया था कि कभी भी 1 मीटर या मान लो 10 मीटर से पास कभी भी नहीं आ सकते। ये प्रोटेक्शन ऑर्डर में बोला गया था कि रिस्पोंडेंट अग्रीव पर्सन के 10 मीटर की दूरी तक नहीं दिखेगा कहीं पे भी। लेकिन रिस्पोंडेंट क्या हुआ, रिस्पोंडेंट गया और फिर से एक मीटर की दूरी पे या फिर उसको जाके मार दिया या फिर कोई और हार्म कर दिया या उसको जाके कुछ बोल दिया, तो उस केस में क्या हुआ, उसने वायलेशन किया प्रोटेक्शन ऑर्डर का। तो कोर्ट यहाँ पे क्या करेगा, उसको पेनल्टी लगाएगा। कहाँ दे रखा है, सेक्शन 31 में। कितने, 1 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, या फिर 20,000 तक का फाइन लगा सकता है, या फिर दोनों चीजें लग सकती है। ठीक है, ये पेनल्टी यहाँ पे दे रखी है इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर। कहाँ कौन लगाता है, मैजिस्ट्रेट करता है। ये मैजिस्ट्रेट के सामने जाके आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, और कोर्ट चाहे तो आपके अगेंस्ट जो है चार्जेस भी फ्रेम कर सकता है। किसके अंडर, सेक्शन 498 ए ऑफ आईपीसी, ठीक है, जो कि क्रुएलिटी के बारे में बात करता है। तो 498 ए ऑफ आईपीसी के अंडर कोर्ट आपके अगेंस्ट चार्ज भी फ्रेम कर सकता है, और कोर्ट को अगर सही लगता है तो किसी और प्रोविजन के अंडर भी आईपीसी के आपके अगेंस्ट चार्जेस फ्रेम कर सकता है, या फिर डाउरी प्रोहिबिशन, अगर डाउरी से रिलेटेड कोई एक्ट किया गया था तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर भी अगर कोई सेक्शन अप्लाई यहाँ पे करना चाहता है कोर्ट, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है और चार्जेस अकॉर्डिंगली फ्रेम कर सकता है। तो ये सारी चीजें जो है पेनल्टी के नाम पे आपको लगाई जा सकती हैं इफ देयर इज एनी ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर बाय द रिस्पोंडेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट उसमें बढ़ते हैं, कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है आपका। तो अब जल्दी जल्दी आपके बस लास्ट के सेक्शंस बचे हैं जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये जो एक्ट है, ये इसका कॉग्निजेंस ऑफ प्रूफ क्या है। ये एक्ट कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल इन नेचर है। ठीक है, यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आपको पता होंगे, सेक्शन 32 बात करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा जाता है प्रिलिमिनरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि ये जो एक्ट है आपका कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है, यानी कि अगर कोई भी रिपोर्ट कोर्ट किसी भी पुलिस ऑफिसर के पास ये जाती है इसके अगेंस्ट, तो उस केस में वो पुलिस ऑफिसर बिना किसी वारंट के जाके रिस्पोंडेंट को अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो कॉग्निजेबल इन नेचर है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं, वेयर द पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट द अक्यूज विदाउट वारंट। ठीक है, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी नॉन बेलेबल ऑफेंसेस जो हमारे सीआरपीसी में बताए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन आपका जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो है सेक्शन 33। जैसे मैंने आपको बताया था, ये एक्ट हमारा कॉजी क्रिमिनल नेचर है, क्योंकि इसमें जनरली जो आपकी रेमेडीज दे रखी थी वो किस नेचर में दे रखी थी, कॉम्पनसेशन, रिलीफ और क्या बोलते हैं आपके प्रोटेक्शन ऑर्डर के वे में। लेकिन दो सेक्शन मैंने आपको बताए थे कि पेनल्टी वहां पे दे रखी। एक तो हमने सेक्शन 31 पढ़ा। 31 में क्या है, रिस्पोंडेंट अगर किसी भी प्रोटेक्शन ऑर्डर का वायलेशन करता है, ब्रीच करता है, तो उस केस में कोर्ट क्या कर सकता है, पेनल्टी लगा सकता है उसके अगेंस्ट। नेक्स्ट जो आपकी पेनल्टी दे रखी है वो दे रखी है 33 में, जिसमें प्रोटेक्शन ऑफिसर अगर कोई ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं करता है। ठीक है, तो अगर कोई जो प्रोटेक्शन ऑफिसर से बोला गया कि भाई हमारे अगेंस्ट ये डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था, प्लीज डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट को फाइल कर लीजिए, और प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या करता है, नहीं फाइल करता है, मना कर देता है कि हम नहीं फाइल करेंगे तुम्हारी, तो इस केस में क्या होगा, आप जाके मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, और उस केस में प्रोटेक्शन ऑफिसर के अगेंस्ट क्या होगा, उसको कितने दिन की सजा मिल सकती है, 1 ईयर तक का इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है, और 20K तक का फाइन लगा, यानी 20,000 तक का फाइन लगाया जा सकता है, और 1 साल तक का इम्प्रिजनमेंट जो है कोर्ट जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर के अगेंस्ट लगा सकता है, और साथ ही साथ ये दोनों भी एक साथ लगा सकता है। तो ये दो पेनल्टी आपको याद रखनी है। कहाँ दे रखी है पेनल्टीज, सेक्शन 31 में और 33 में। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद
आते हैं क्या आपका जो अब ये जो लास्ट के आपके जो सेक्शंस हैं ये आपको बस ऐसे ही ऊपर से आप पढ़ सकते हो। सेक्शन 34 क्या बात कर रहा है, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस कमिटेड बाय प्रोटेक्शन ऑफिसर। ठीक है, तो कॉग्निजेंस कौन लेगा, मैजिस्ट्रेट लेगा अगर कोई ऑफेंस कमिट किया जा रहा है प्रोटेक्शन ऑफिसर। उसके बाद आता है आपका प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। 35 बात कर रहा है कि अगर कोई प्रोटेक्शन ऑफिसर कोई गुड फेथ में अगर कोई एक्शन लेता है या कोई प्रोटेक्शन एक्शन कोई भी एक्शन ले रहा है तो उस केस में आपका जो है कोई उसके लिए वो लाइबल नहीं होगा। तो यानी प्रोटेक्शन ऑफिसर अगर कोई गुड फेथ में एक्शन ले रहा है तो उसके अगेंस्ट उसके लिए उसको प्रोटेक्शन दिया गया है कि वो लाइबल नहीं होगा। और इसके बाद सेक्शन 36 क्या बात करता है, एक्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ। यानी कि कोई अदर लॉ अगर आपका कुछ बोलता है तो ऐसा नहीं कि ये उसके अगेंस्ट कुछ काम करेगा, ये लॉ उसके साथ ही साथ काम कर रहा है और वो एक्ट भी आपका चलेगा। अगर उसके अंदर आप जाना चाहते हो तो आप उसके अंदर जा सकते हो। आईपीसी के अंदर अगर आप 498A में जाना चाहते हो 498A में जा सकते हो, और आप चाहे तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर भी जा सकते हो। और सेक्शन लास्ट जो आपका सेक्शन है सेक्शन 37 वो बात करता है आपका पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। तो इस पे आपका क्वेश्चन बन सकता है कि रूल्स कौन बनाता है, रूल मेकिंग पावर किसके पास है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रखी है। ठीक है, तो ये एक्ट को अगर कोई भी रूल्स बनाने हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसमें रूल्स बनाएगी। इसके बाद अब कुछ एक्स्ट्रा आपके केसेस हैं वो आप यहाँ पे पढ़ लीजिए। आपका एक्ट पूरा यहाँ पे खत्म हो रहा है। जितने भी मैंने आपको सेक्शंस पढ़ाए हैं ये ही बस सेक्शंस हैं जो आपके जनरली पूछे जाएंगे। हमने ऑलमोस्ट सारे ही सेक्शंस को पढ़ लिया है, बट उसमें जो पॉइंटर्स हैं आपको पूरा पूरा एक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो पॉइंटर्स मैंने आपको सामने बताए हैं उन पॉइंटर्स को बस याद रखिएगा, जो डेट्स मैंने आपको बताई हैं और जो ये टाइम पीरियड जो है जहाँ जहाँ पे दे रखा है जैसे कि 30 days, 3 days, 2 days या फिर 60 days, ये सब आप बस याद रखिएगा। आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। इस पूरा ये जो एक्ट है वो कवर हो जाएगा। इसके बाद कुछ अदर केसेस हैं जो आपको याद रखने चाहिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के। देखिए, अगर कोई डोमेस्टिक एक्ट मान लीजिए किसी भी आपका ये डोमेस्टिक एक्ट तो कब पास हुआ था, आपका इन्फोर्स हुआ है 26 अक्टूबर 2006 में। अब उस ऐसा तो है नहीं कि सारे डोमेस्टिक वायलेंस उसी के बाद ही आना शुरू हुए थे, उससे पहले भी तो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहे थे, है ना। अब किसी के साथ मान लीजिए 1990 में कोई डोमेस्टिक वायलेंस हुआ तो क्या अब वो इस एक्ट के अंदर केस फाइल कर सकता है, क्या इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। ठीक है, तो कोर्ट ने इस केस में बोला था विनोद वीडी भानोत वर्सेस वीडी भनौत वर्सेस सुनीता भनौत 2012 का केस है। ठीक है, तो इसमें बोला गया था कि अगर किसी भी पर्सन के अगेंस्ट कोई डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हुआ है ना, तो और वो कब हुआ है, इस एक्ट के आने से पहले। ठीक है, तो कंडक्ट ऑफ पार्टीज इवन प्रायर टू कमिंग इनटू फोर्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के कमेंस होने से पहले, एनफोर्स होने से पहले अगर किसी के साथ अगर कोई जो क्राइम है कमिट किया गया था वो भी इस एक्ट के अंदर लाया जा सकता है और उसके अगेंस्ट भी ऑर्डर पास किए जा सकते हैं। किसके अंडर, सेक्शन 18, 19 और 20 में। सेक्शन 18, 19, 20 हमने पढ़ा था, है ना। PRM, ERM में हमने क्या पढ़ा था, प्रोटेक्शन ऑर्डर, रेजिडेंस ऑर्डर और मॉनिटरी रिलीफ। ये तीनों ऑर्डर जो हैं आपके पास किए जा सकते हैं अगर कोई एक्ट आपका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के कमेंस होने से पहले भी अगर आपके साथ हुआ है। तो ये किसमें बोला था कोर्ट ने, वीडी भनौत वर्सेस सुनीता भनौत, सॉरी सविता भनौत, सविता लिखा हुआ है, सविता भनौत 2012 जो केस था इसमें बोला था। इसके बाद अगर सपोज किसी पर्सन दो शादीशुदा लोग थे और हस्बैंड वाइफ के बीच में अब डिवोर्स हो चुका है, अब क्या डिवोर्स हो जाने के बाद क्या आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट अप्लाई होता है। सपोज आपके साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हुआ और आपने डिवोर्स ले लिया, अब क्या डिवोर्स लेने के बाद आपके पास ये एक्ट अप्लाई होगा। तो देखिए, पहले एक केस था इंदरजीत सिंह गरेवाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2011 का केस था। इसमें बोला गया था कि आफ्टर डिग्री ऑफ डिवोर्स इज पास बाय मजिस्ट्रेट, एक बार डिग्री आपकी वंस द डिग्री ऑफ डिवोर्स इज पास बाय मजिस्ट्रेट, ये एक्ट आपका एप्लीकेबल नहीं होगा,
है ना, कि अब तो डिवोर्स मिल चुका है, तो अब आपका कोई भी आपको ना तो प्रोटेक्शन ऑर्डर की ज़रूरत है, ना ही मॉनिटरी रिलीफ की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए कोर्ट ने यहाँ पे बोल दिया कि एक बार अगर डिग्री ऑफ डिवोर्स पास हो गई, उसके बाद आपका ये एक्ट जो है अप्लाई नहीं होगा। लेकिन इस चीज़ को कोर्ट ने यहाँ पे एड्रेस किया। जुबेरिया अब्दुल माजिद पाटनी वर्सेस आतिफ इकबाल मंसूरी, ये जो केस था आपको दिख रहा होगा, जुबेरिया जुबेरिया अब्दुल माजिद पाटनी वर्सेस आतिफ इकबाल मंसूरी 2014 का केस था। ये कोर्ट ने बोला कि भले ही अब डिवोर्स मिल चुका है, लेकिन जो एक्ट हुआ था आपके साथ वो तो डिवोर्स से पहले हुआ था ना। डोमेस्टिक वायलेंस तो पहले हो रहा था आपके साथ और फिर आपने उसके लिए डिवोर्स ले लिया। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप वो बंदा लायबिल ही नहीं है उसके लिए। उसने आपके साथ वायलेंट एक्ट किए है, आपको परेशान किया है, तो उसके लिए उसको सज़ा तो मिलनी चाहिए। आपको उसके लिए कॉम्पेंसेशन तो मिलना चाहिए, मॉनिटरी रिलीफ तो मिलना चाहिए। भले ही प्रोटेक्शन ऑर्डर की ज़रूरत अभी नहीं होगी, क्योंकि आपको ऑलरेडी रिलीफ मिल गया है, ठीक है? लेकिन फिर भी आपके साथ जो पहले जो आपके साथ एक्ट हुए थे, है ना? आपके डिवोर्स मिलने से पहले, तो उसके लिए तो आपको जो है रिलीफ चाहिए ना। तो इस केस में बोला गया था कि एन एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस वंस कमिटेड, subsequent decree of divorce will not absolve the liability of respondent for offenses committed under this act. तो अगर कोई एक्ट डिग्री से पहले अगर आपके पास आपके साथ करा गया था, तो आपकी डिग्री पास हो जाने से आपका वो जो लाइबिलिटी है वो एब्जॉर्ब नहीं होती है, ठीक है? तो ये यहाँ पे हमारा एक्ट जो है, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है? यहाँ पे हमारा एक्ट खत्म होता है। हमने पूरे एक्ट को यहाँ पे कवर कर लिया है, जिसमें हमने सारे उन इम्पोर्टेंट सेक्शन को कवर कर लिया है। उन सेक्शंस में आपको क्या-क्या चीज़ें ध्यान से पढ़नी है, उसको हमने कवर कर लिया है और उसके साथ-साथ जितने भी इम्पोर्टेंट केस लॉज़ थे उससे रिलेटेड, इन एक्ट से रिलेटेड, वो भी हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। आई होप आपको हमारा जो एक्ट है आज की क्लास में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और अगर आप ऐसे ही हमारी आगे की क्लासेस को देखना चाहते हैं, जो कि हम और अभी माइनर लॉ सब्जेक्ट्स लेके आएँगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू सो मच। सी यू इन आवर नेक्स्ट क्लास।